हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। और आज हम इस सेशन में आपके साथ लेके आए हैं एक बहुत ही खास गेस्ट को। हमारे साथ जुड़े हैं आज कुणाल यादव, जिन्होंने इस साल की यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है 185वां स्थान प्राप्त करा है। तो आज हम आप उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी यात्रा ये रही और पूरी उनकी स्ट्रेटेजी जर्नी जानेंगे, ताकि पूरी तरीके से हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। अब पूछते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, हमें एक बार ये बताइए, आपकी पूरी जर्नी जो रही है शुरुआत से, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, सब कुछ इनिशियल फेज से, कैसे आपने ये सब कुछ, कब सोचा कि आप सिविल सर्विसेज में आएंगे? एक बार अपनी जर्नी जरा हमें बताइए। सर नमस्ते। सबसे पहले तो और जर्नी जो अपना बेसिक स्कूलिंग है वो जी मैं रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। जी और रेवाड़ी से ही मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है, 12th तक वहीं से कंप्लीट की है। जी उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। केमिस्ट्री ऑनर्स वहाँ से मेरा कोर्स था, बैचलर्स। वो करने के बाद तब से ऑलमोस्ट मैं एम्प्लॉयड ही हूँ। बीच में 1 साल था कॉलेज के बाद, जब मैंने अलग अलग एग्जाम्स की प्रेपरेशन की। और उसके बाद मैं फर्स्ट मेरी एम्प्लॉयमेंट थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। वहाँ पे 18 महीने काम करने के बाद मैंने दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, एसएससी सीजीएल के थ्रू। और वहीं पे मैं पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। और यूपीएससी में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। जी। पहला मैंने 2018 में दिया था। और अब फाइनली यूपीएससी में ये सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू। ठीक है जी। तो आपने जैसे बताया कि आपने जॉब के साथ ये पूरी प्रिपरेशन करी, तो जॉब के दौरान आपने कैसे मैनेज करा जॉब के साथ? क्योंकि बैंक की जॉब और उसके बाद फिर सीजीएल में भी अगर निकाल कर कोई इनकम टैक्स में लगता है तो वो भी काफी एक हेक्टिक जॉब मानी जाती है। आपने कैसे इस चैलेंजिंग टास्क को इससे नेविगेट करा? जॉब के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कोई भी जॉब हो, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो। बिकॉज जॉब में करने के बाद, चाहे हल्का सा रिलैक्स जॉब भी हो, बट जाना आना, ऑफिस में रहना, वो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अ, जो कि आप अपने पर्सनल लेवल पे कितना अच्छा मैनेज कर सकते हैं। जी बिकॉज ऐसे हो जाता है कि कुछ 15 मिनट भी अगर मिल रहे हैं, अगर उसको यूटिलाइज कर सकें तो वो सबसे बेस्ट होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार कर पाओगे, हर टाइम हिम्मत भी नहीं होती है। तो वो सब है। बाकी जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है। किसी जॉब में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे स्टेट बैंक में मैं था तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं एसबीआई में कभी प्रिपेयर कर ही नहीं पाया। जी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ अब पीछे मुड़ के देखते हुए, तो वो जॉब मैंने स्विच इसीलिए की थी ताकि मुझे बेटर वर्क लाइफ बैलेंस मिले। और मैं जो प्रेपरेशन मैंने सोचा था किसी टाइम पे कॉलेज में सोचा था, उसको मैं काफी साल बाद शुरू कर पाया। तो ये डिसीजंस पर्सनल होते हैं लेने के लिए, तो उसमें काफी चीजें मैटर करती हैं। यहाँ पे मुझे काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिला। जो मेरे सीनियर्स थे वो भी काफी सपोर्टिव थे। मेरे कलीग्स थे, मेरे कलीग्स ने मेरा काम का बर्डन भी शेयर किया है, एक्स्ट्रा बर्डन जो कि कोई नहीं करता है आजकल। तो काफी अच्छे फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस थे, जिस मैं अपने आप को लकी मानता हूँ उस सेंस में। तो ये सब होने के बाद थोड़ा सा फिर पर्सनली भी लगता है कि जब अगर सर्कमस्टेंसेस इतने ठीक मिले हुए हैं, जी। अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो फिर यही सब सोचते हुए अच्छे से फिर स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। और प्रिपेयर किया तो फिर रिजल्ट भी सामने आया। बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सीरियस होकर, जैसे आपने बताया 2015 के बाद आपने जॉब ली, उसके बाद बिल्कुल फुल फ्लैग सीरियस होकर आपने कस्टम में जाने, इनकम टैक्स में जाने के बाद आपने शुरू करी तैयारी, क्योंकि बैंक की जॉब में आपको नहीं मिल पा रहा था टाइम। तो कुणाल जी, आप ये बता पाएंगे कि जब आप कॉलेज में थे तो उस दौरान भी आप क्या यूपीएससी को उतना ही सीरियसली तैयारी से प्रिपेयर प्रिपेयर करते थे, या फिर आप अपने जो इंटरेस्ट था उसके हिसाब से चीजों को पढ़ते थे? क्योंकि हमने देखा है आजकल लोग ग्रेजुएशन में आते हैं, फर्स्ट ईयर से वो यूपीएससी को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप उन बच्चों को, उन लोगों को एक एडवाइस या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल का ट्रेंड तो मुझे नहीं पता है कैसे चल रहा है, बट मैं अपनी बात करूं तो
कॉलेज में पढ़ाई में ज्यादा दिमाग था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। कॉलेज में अलग अलग एक्टिविटीज होती थी। स्टीफेंस कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इन जी। टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर, और कोई भी एक्टिविटी आप परस्यू करना चाहो। तो मैं काफी जगह इन्वॉल्व रहता था पढ़ाई को छोड़ के। तो कोई भी एक्टिविटीज होती थी, सोशल सर्विस हो, यूनियन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, हमेशा एक्टिवली पार्ट लिया करता था। उस टाइम पे यूपीएससी की सीरियसनेस नहीं थी, किसी किसी को देखते थे प्रिपेयर करते हुए, बट उस टाइम पहली बात तो पढ़ाई में दिमाग था नहीं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था नहीं। तो ऐसा लगता था कि शायद अपने लायक है भी नहीं, बट ऐसा था कि कभी एक बार अच्छे से जरूर देंगे, ये जरूर सोचा था। बट उस टाइम मेहनत करने का मन नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। और अ, जो अभी एस्पायरेंट्स हैं, जो जो कोई देख रहा है इसको, मैं तो यही कहूंगा कि कॉलेज लाइफ एक ही बार आएगी। प्रेपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे कर सकते हो। न्यूज़पेपर की हैबिट अच्छी हैबिट है, उसको अगर इनकलकेट कर सकते हो तो वो काफी है। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हो तो वो इनफ है। बाकी कॉलेज के बाद भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं अ, खुद को चांस देने के लिए कि आप उसको एग्जाम को क्रैक कर सको। बाकी कॉलेज लाइफ लाइफ में एक बार ही आती है, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, जो शायद कल को यूपीएससी में भी काम आएगा, जी। वो कॉलेज से ही डेवलप होती है। ओवरऑल तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप। तो पूरे कॉलेज लाइफ को एज अ ट्रांजैक्शन देखने की जगह एज अ ट्रांसफॉर्मेशन देखना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बहुत अच्छी बात। पहले दिन से सोच के बर्डन लेने से भी ज्यादा फायदा मेरे अनुसार तो नहीं होता है। बाकी सब सब समर्थ हैं अपने अपने निर्णय लेने में इस मामले में। तो कुणाल जी, आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ सेट करा है, कैसे जॉब में रहकर भी एग्जाम को निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, क्योंकि एस्पायरेंट्स का मेन कंसर्न जो रहता है वो स्ट्रेटेजी रहता है। आप हमें एक बार सबसे पहले बताइए कि न्यूज़पेपर को आप कितनी तरजीह देते थे? आप क्या उसके नोट्स बनाते थे? आप क्या बिल्कुल डेली रिलीजियसली न्यूज़पेपर को फॉलो करते थे, या कभी कभी आप कुछ और भी सोर्स अपने करंट अफेयर के रखते थे? सर, जैसे मेरा न्यूज़पेपर का जो पढ़ने का तरीका था वो बहुत ही रेगुलर नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं रेगुलरली कोई चीज़ फॉलो कर पाऊँ। तो न्यूज़पेपर मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मान लीजिए अगर मैंने फरवरी 2020 से अच्छे से तैयारी स्टार्ट की तो मैंने 4 महीने पढ़ा। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उसका एज सच यूटिलिटी नहीं है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, आपकी हैबिट अच्छी रखता है, आप अवेयर रहते हो, बट उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है इन एग्जाम, वो बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है, मैं ये कहूँगा। तो मैंने वो छोड़ दिया, और मैंने फिर मेंस तक वो नहीं पढ़ा। मेंस का रिजल्ट आने के बाद मैंने इंटरव्यू प्रेपरेशन के दौरान न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ा है। तो आई थिंक इंटरव्यू प्रेपरेशन में वो मस्ट है, डेली पढ़ा जाना चाहिए। बाकी उससे पहले अगर कोई बिना न्यूज़पेपर के भी करंट हैपनिंग्स को फॉलो कर सकता है, डेली करंट हैपनिंग्स को फॉलो करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। किसी भी एक को रिलीजियसली जो आपको सूट करे, अगर उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक न्यूज़पेपर एज सच रिक्वायर्ड है। बट अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी हैबिट है जो नहीं छूटनी चाहिए। न्यूज़पेपर के बारे में तो यही कहूंगा। तो आप एक बार हमें स्टूडेंट्स को ये बताइए कि आप मोटा मोटा कितने घंटे निकाल पाते थे प्रेपरेशन के लिए, और उसी के साथ करंट और स्टैटिक को आप कैसे बैलेंस करते थे? घंटे मैं इस सेंस में बताऊंगा कि जिस दिन मैं ऑफिस नहीं जाता था और जाता था, जी। अगर मैं ऑफिस गया हूँ तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ही निकल पाते थे। मे बी 1-2 घंटा सुबह, 2-3 शाम को। अगर 4 से 5 निकल रहा है तो वो काफी हो जाता था उस दिन के लिए। अगर मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, जैसे मैंने बीच में लंबी छुट्टी भी ली थी ऑफिस से पढ़ाई के लिए, तो उस टाइम में 8 घंटे के अराउंड एवरेज कोशिश करता था कि मैं निकालूं। वो भी कभी कभी नहीं हो पाता था ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। तो मोटा मोटा यही रहता था। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि यस, स्टैटिक और करंट को कैसे, जी। तो करंट पे मैंने फोकस कम किया, क्योंकि मैंने आपको बताया, टाइम जितना कम होता है आपको उतना ज्यादा चीजें छोड़ के चलनी पड़ती हैं। करने से ज्यादा आप ज्यादा छोड़ने छोड़ने पे फोकस रहता है। क्वालिटी पे सो आपने फोकस किया। जी, क्योंकि 3 साल का हम पेपर देखेंगे, 18, 19, 20 का, हम्म। तो यही रियलाइज होता है कि यूपीएससी स्टैटिक पे फोकस करता है। किसी भी करंट हैपनिंग के स्टैटिक पे क्वेश्चन ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू न्यूज पे।
तो मेरा ये था कि जो बेसिक बुक्स है अपनी पॉलिटी हो, अब स्पीकर है, स्पीकर हमेशा न्यूज में रहता है, जी उस पे कल को स्टैटिक पे क्वेश्चन आएगा तो उसे मैं करंट नहीं काउंट करूंगा, मैं उसे बिल्कुल स्टैटिक ही काउंट करता हूँ। बिल्कुल और वो स्टैटिक अगर आप लक्ष्मीकांत से एक बार अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो वो न्यूज में चाहे कितनी बार आ जाए, क्वेश्चन तो हर बार वो सॉल्व होगा। स्टैटिक ही रहेगा। बिल्कुल, तो मेरी अप्रोच यही रहती थी। बाकी मैं कोशिश करता था जितना मैं पढ़ सकूं, मैगजीन्स वगैरह आती है, बट मेरे पास टाइम था नहीं, तो मैं बस टॉपिक देखता था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, उसको नजर से निकाला। तो उसके अलावा ज्यादा समय मिला एक नहीं। तरह से टाइम ना होना आपके लिए बेनिफिशियल भी काफी रहा, आप क्वालिटी पर फोकस कर पाए उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट बात है और कंफ्यूजन काफी एस्पायरेंट्स में रहती है, वो ये कि लोग आंसर राइटिंग को या तो बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, वो पहले दिन से आंसर राइटिंग करने की सोचते हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा वो उतना सीरियस नहीं लेते और लीनियंटली उसको अपने टालते रहते हैं कि जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे तब लिखेंगे। आपकी क्या इसमें सिनेरियो में पूरी आपकी स्ट्रेटेजी रही आंसर्स को लेकर, आपने कब लिखना शुरू करी? सर पहले मैं बताऊंगा कि मेरा क्या रहा आंसर राइटिंग को लेके, जो कि मेरे हिसाब से भी बिल्कुल ठीक नहीं था। क्योंकि प्रीलिम्स जिस दिन था 4 अक्टूबर को, उस दिन तक मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा था, और ना ही कोई आंसर राइटिंग प्रेपरेशन कभी की थी, ना ही मुझे ये पता था एक आंसर कैसे लिखते हैं। बस इतना ही पता था, अलग अलग सोर्सेज से आप कोई वीडियो देख लेते हो, कभी यूट्यूब पे, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो सब दो चार चीजें बोलते थे, वो माइंड में पता थी पहले से। सब बोलते हैं कि आंसर पूरे किए जाएं, थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चार्ट का, डायग्राम का, कुछ ऐसा। तो ये मोटी मोटी बातें मुझे भी पता थी एज एनी अदर एस्पायरेंट। तो लेकिन मैं ये कहूंगा आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर राइटिंग आपने प्रीलिम्स तक नहीं की हो, पहले ही हो जानी चाहिए एटलीस्ट, या तो जीएस की हो जाए या ऑप्शनल की हो जाए, किसी एक की तो हो। और मेरे साथ ऐसा था कि मैंने दोनों में से कोई नहीं की थी, और जी मेरा कुछ जीएस का 50% सिलेबस भी कवर नहीं था प्रीलिम्स तक, और 30% ऑप्शनल भी नहीं हुआ था। तो वो जो 2.5 महीने हैं, अब वो मतलब ऐसे टाइम बाउंड थे। तो मैं, मेरा जो स्ट्रैटेजी फिर रहा, मैंने बहुत ही सिंपल रखा। जी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ऑप्शनल की भी, जीएस की भी, दोनों में स्केड्यूल आता था वीकली। मेरा सिंपल सा फंडा था कि 7 दिन बाद जो टेस्ट है, मैं उस हफ्ते में वो टॉपिक्स पढ़ता था, उसको रिवाइज करता था, और हफ्ते उनका बाद आंसर लिख देता था। अब जी स्केड्यूल ने ही सिलेबस पूरा कराया, स्केड्यूल ने ही टेस्ट लिखवा दिए। मेरा काम था बस स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ते चले जाना। अगर टॉपिक अच्छे से नहीं भी पढ़ पाया तो टेस्ट जरूर लिखता था। और मैंने रिलीजियसली, सारे तो नहीं लिख पाया, हम्म, बिकॉज ऑब्वियसली फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचता है, एंड सो फोर्थ। तो मैं 17 से 18 टेस्ट टोटल लिख पाया था, ऑप्शनल और जीएस के मिला के। बट मेरे कोर्स में इम्प्रूवमेंट थी कंसिस्टेंटली, तो वो जी। मुझे बहुत हेल्प की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो यही था कि ऐसा देखा गया है, कई बार लोग कहते हैं कि 70 से 80 मॉक्स भी लगाने चाहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने एक बिल्कुल बीच का रास्ता निकाला और 17-18 मॉक्स में आपने अपने आप को जज करके उस हिसाब से आपने एग्जाम में परफॉर्म करा। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा मॉक्स लगाने से ही आपको बेनिफिट मिले। 70 से 80 मॉक्स मतलब, अगर किसी के पास समय है, कोई दो जी साल से तैयारी कर रहा है, पूरा समय है, तो वो कर भी सकता है। हो जी सकता है किसी के लिए काम करे, बट मेरे हिसाब से तो चीजें जितनी कम हो इस प्रेपरेशन में, उतना ज्यादा बर्डन कम रहता है। क्योंकि एक टाइम के बाद एक आंसर लिखने की जो कला है, जो शैली है, वो समझ आने लगती है। और प्रेजेंटेशन पे कहाँ ध्यान देना है, कहाँ कंटेंट अच्छा करना है, कंक्लूजन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, इन सब पे फोकस करना है, तो वो कम टेस्ट में भी हो सकता है। कोई सेट रूल नहीं है। अगर आपको 70 लिख के कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप 70 लिखिए। मेरे पास तो टाइम था ही नहीं, तो जब ऑप्शन नहीं होता तो जो हो जाता है वही अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इतने ही लिख पाया। दूसरा क्वेश्चन कुणाल जी ये है कि एक बार अपनी आप ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करिए। आपने जैसे आपने क्या अपना बैकग्राउंड देखा, कैसे आपने अपनी एक्सपर्टीज देखी और कैसे इन चीजों को ध्यान में रखकर आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड करा, क्योंकि हमने देखा है बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों में। आप एक बार इस पर जरा बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया जैसे केमिस्ट्री था, जी और ये भी बताया कि मैं कॉलेज टाइम पे थोड़ा कम इन्वॉल्व रहता था स्टडीज में। तो मेरे अंदर एक वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं केमिस्ट्री को एज ए ऑप्शनल परस्यू कर सकूं, पहली बात तो ये।
और कॉलेज के बाद ही डिसाइडेड था कि मैं केमिस्ट्री को टच नहीं करूँगा। तो जब उसके बाद मैं जॉब में आया, 3-4 साल बीत चुके थे, तो वो तो जो थोड़ा बहुत टच था भी, वो भी छूट चुका था। तो जब ऑप्शनल लेने की बात आई, तो फिर मैंने अपने सीनियर से थोड़ा पीयर ग्रुप में बात की। सबने मुझे सजेस्ट किया कि अगर ग्रेजुएशन का नहीं लेना है तो ऐसा सब्जेक्ट लो जो मदद करे। तो मुझे थोड़े पीएसआईआर जो कि मेरा ऑप्शनल है, उसके कई फायदे मुझे पता चले। थोड़ा एथिक्स में, थोड़ा एसए में, थोड़ा जीएस2 में, पॉलिटी में हेल्प करता है। तो ये सब चीजें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड की, क्योंकि मेरे लिए केमिस्ट्री से हटके सब बराबर था। चाहे मैं एंथ्रोपोलॉजी सोचूं, सोशियोलॉजी सोचूं, पब एड सोचूं, सब बराबर था। तो और दूसरी बात, जो फ्रीली अवेलेबल जो नोट्स हैं ऑप्शनल के, बोला जाता है शुभ्रा मैम इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जी पीएसआईआर। तो उसने भी डिसीजन थोड़ा इजी कर दिया कि मैम मैम के जो नोट्स हैं वही मुझे हेल्प करेंगे इस चीज में। तो ये सब सोचते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं पीएसआईआर ऑप्शनल लूंगा। तो आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, क्या आप बता सकते हैं जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए आपने कौन कौन सी करी थी? जी बिल्कुल। जीएस के लिए मैंने फोरम आईएएस का एमजीपी प्रोग्राम है, एमजीपी प्लस, उसमें एसए भी था, तो मैंने वो लिया था। और ऑप्शनल के लिए मैंने आपको बताया, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स पढ़े थे। तो जो टेस्ट सीरीज है मैंने जीएस कोर की लगाई थी, जो कि पीयूष चौबे सर बनाते। ठीक है। तो तो ये दोनों आप था। जैसे पूरा एक प्रोसेस कवर करके इंटरव्यू तक गए, तो इस दौरान आपने काफी कुछ चीजें मैनेज करी, देखा। इंटरव्यू में जाके आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? क्योंकि काफी मिथ्स हैं इंटरव्यू को लेकर कि इंटरव्यू में तरह तरह के क्वेश्चन इंटरनेट पर सर्कुलेट किए जाते हैं, जिनको देखकर हम भी हैरान होते हैं कि ये कैसा कंटेंट चल रहा है। तो आप एक बार कुछ मिथ्स जो है वो डिस्ट्रॉय करिए और अपना एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करिए। इंटरव्यू को लेके जो मिथ्स हैं, मैंने तो बिलीव नहीं किया कभी भी अपनी प्रेपरेशन फेज में। बिकॉज जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो देख के समझ आ जाता है कि ये ऐसे ही बनाए गए हैं। इंटरव्यू का प्रोसेस काफी स्मूथ था। स्मूथ इन द सेंस कि ऐसा नहीं होता है मोस्टली जैसा हम सोचते हैं, इंटिमिडेटिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाएगा। एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, और जितने भी मैक्सिमम कैंडिडेट से मैंने बात की है, मोस्टली ऐसा एक्सपीरियंस किसी किसी के साथ ही होता है कि उन्हें ग्रिल किया जाए। बाकी बोर्ड कंफर्टेबल कराता है। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली, इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितनी शायद मेरी प्रेपरेशन थी। तो वो एक अलग बात है। बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और बाकी जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं, काफी सिचुएशनल भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं। मेरे में थोड़े प्लेन क्वेश्चंस थे। जिस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, वही आप समझ लीजिए कि इंटरव्यू में पूछ तो जैसे मुझसे आपसे, पूछ लिया हाँ गया था। जी, हाँ। जी, तो हाँ जी, हाँ आपसे जी, आप बताइए। जीएस जीएस पोर्शन से ज्यादा पूछे गए या ऑप्शनल से, या दोनों से बराबर? अ, मुझसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, व्हाट हाउ वुड यू डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव एक्ट्स वी हैव इन आवर कंट्री। तो इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव टाइप, जैसे हम मेंस में लिखते हैं, जी जी वैसे जी क्वेश्चन थे। थोड़े मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड थे, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स थे, कुछ जी, मेरी जॉब का। इंटर्नशिप थी उससे रिलेटेड। और ऑप्शनल से मेरा एक क्वेश्चन था, बट वो बहुत ही इनडायरेक्टली रिलेटेड था। तो मोस्टली जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही थे। तो कुल मिला के कुणाल जी, देखा जाए आप इंटरव्यू में काफी कंफर्टेबल थे। जी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि एक अलग ट्रेजेक्टरी पे मेरा इंटरव्यू चला गया था स्टार्टिंग से ही। बट उनकी तरफ से उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया कि मुझे अनकंफर्टेबल किया जाए या ग्रिल किया जाए। तो वो पैनल एक की अलग तरफ से बात है। कंफर्टेबल था। जी 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 जी। और मैं भी कंफर्टेबल ही था। बाहर आके मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ी गड़बड़ हुई है। जी। और अब हम बढ़ते हैं कि आप कैसे कुछ मैसेज जो अब लोग अपियर हो रहे हैं, जो अगले साल अपियर होंगे 2022 में, उनको आप क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आ, जो इस बार के लिए अपियर हो रहे हैं प्रीलिम्स में अभी, इस वीक के संडे को, उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है
कि जो अब तक मॉक में किया है वही आप पेपर में जाके करें। अक्सर मतलब ये बोला जाता है कि आपको मॉक ऐसा लगाना चाहिए जैसे पेपर लगा रहे हो। मैं ये बोलता हूँ कि पेपर ऐसे लगाओ जैसे मॉक लगाया है, ताकि जब हम मॉक लगाते हैं तो हमारा जो एस्टिमेट या गैस वर्क करने का जो तरीका है वो फियर लेडन नहीं होता है, वो फियरलेस होता है, और वहां जाके हम डर जाते हैं। जब बिल्कुल। एक्चुअल पेपर में हम गैस करते हैं तो हमारा माइंड ट्रिक खेलता है, हम डरते हैं कि अगर गलत हुआ, कट ऑफ मिस हुई तो 1 साल पे बात जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि पेपर में ऐसा ही यूज करें जैसे मॉक में आप बिंदास होके पेपर देते हैं, थोड़ा फियरलेसनेस लेके आए अपने अंदर। वो फियरलेसनेस से बोल्ड रिस्की अप्रोच आती है थोड़ी, और आजकल जो पेपर आ रहा है अनकन्वेंशनल, थोड़ा सा रिस्की होना मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट हो गई है। बाकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर कोई कंजर्वेटिवली भी अटेम्प्ट करता है तो उसको चेंज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट है। तो जो स्ट्रैटेजी मॉक्स में आपने फॉलो की है, मैं कहूंगा वही उस दिन जाके करे बिना डरे। और जो फ्यूचर अटेम्प्ट्स हैं, जो आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए नेक्स्ट ईयर, उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप चाहे 4 घंटे पढ़े, बट अगर डेली पढ़ सकते हैं, जो कि नहीं पढ़ पाएंगे, बट जितना कर सके उतना डेली करने की कोशिश करें, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो ये आपकी तरफ से हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक फाइनल मैसेज है, एडवाइस? जी जी जी, मतलब मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन अपियरिंग दिस ईयर, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ दोज प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। अच्छे से पेपर देंगे, जरूर होगा, और नहीं होगा तो डिसहार्टेंड नहीं होना है, बिकॉज है तो जस्ट एक एग्जाम ही, उसको लाइफ नहीं बनाना है, लाइफ का एक पार्ट ही है ये एग्जाम भी। ठीक है कुणाल जी, हमें काफी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट कर और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी फेज में है, उन सबके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल और यूजफुल एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं और आपको फिर से एक बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप सर्विसेज में जाएं और अच्छे से काम करिए, जितनी भी आपकी उम्मीदें हैं आप सब पूरी करिए, देश को आपसे फायदा हो और आप अपनी सर्विस को पूरी तरह से कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अनलर्निंग पाठशाला से जुड़ने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।